मैं कुलदीप वर्मा, नालंदा कंपटीशन। आज आपको जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन की कोविड-19 में क्लास कराते हुए आज उसका एक महत्वपूर्ण विषय यूपीएसआई को देखते हुए, लेखपाल को देखते हुए और एसएससी वगैरह की अन्य परीक्षाओं को नोटिस करते हुए आज से मैं एक क्लास आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मोबाइल के माध्यम से आपको मिलेगी। एक्चुअली हम लोग एक काम पे लगे हैं, वो काम है कि अब कोचिंग आपके घर। जब आप मेरठ या कहीं कोचिंग में आते हो तो आपको उस कोचिंग के नोट्स प्राप्त होते हैं और उस नोट्सों को पढ़ने के लिए क्लास में आकर आप डेली अप डाउन करते हैं और उसको पढ़ते हैं। हमारी कोशिश ये है कि उन नोट्स को जो आपको कोचिंग से मिलने हैं, जो हमारा निचोड़ है, जिसके अंदर से पेपर बड़ी संख्या में लगता है, जिसको आप आसानी से समझ पाते हैं, वही नोट्स हम जो क्लास में एक्सप्लेन करते थे वो आज यहाँ एक्सप्लेन करके आप तक डिजिटल माध्यम से पहुँचाएँ, जिससे आपको बिना आए जाए भी वही चीज़ प्राप्त हो जो आने जाने पर प्राप्त हो रही थी। दूसरी बात, जो बच्चे गरीब हैं, लड़कियाँ नहीं आ सकती ग्रामीण इलाकों से निकलकर, कन्वेंसिंग नहीं है, तो उनके लिए भी ये बड़ा रामबाण या पैनासिया सिद्ध होगा। उसका रीज़न है, ठीक है, क्योंकि इतने कम पैसों में, क्योंकि आज के समय में आर्थिक जो हमारी स्थिति है वो भी बहुत बेकार हुई हुई है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कि कोचिंग की फ़ीस हम कहाँ से सबमिट करें, तो जब आप इस किताब को, इन नोट्स को परचेज करेंगे तो आपको ये जो लेक्चर है वो आपको फ्री मिलेंगे। तो चलिए मैं आज शुरुआत करता हूँ जनरल स्टडीज़ में। पहला आपका एक सब्जेक्ट जिसका नाम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन आप उसे कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा अपना पढ़ाने का तरीका एक बता दूं आपको, जिससे बच्चे मुझे जानते हैं। मेरा सबसे पहला काम ये है कि इस सब्जेक्ट में जिसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्या इसके अंदर मुझे पढ़ना है, मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं यही नहीं जानता एक विद्यार्थी होकर कि मुझे शुरू में ये पता हो कि मुझे इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो मैं पढ़ूँगा क्या। हालांकि हमसे पूछा जाता है कि भाई साइंस में आपको क्या पढ़ना होता है, तो अलग अलग आंसर्स आ जाते हैं। विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, चुंबक, इस तरीके के। अब मैं ऐसे आपसे कहूँ कि संविधान में आपको क्या पढ़ना है, तो आप क्या आंसर आ जाएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये वो। लेकिन मैं आपको एक सिलेबस कह दीजिए, एक विषय सूची कह दीजिए, एक स्ट्रक्चर कह दीजिए, मेरी तरफ से आपको ये पढ़ना है। अगर आपने ये 6 हेडिंग संविधान की पढ़ ली तो समझ लीजिए आपका संविधान इन 6 हेडिंगों में 99% कवर हो गया। अब बच्चे के लिए वो भी आसान है कि मान लीजिए आज मैंने जो है कोचिंग गया, 2 हेडिंग मेरी कवर हो गई थी, तीसरी में मैंने गैप कर दिया, तो 2-4 दिन बाद ही उसके घर में कुछ काम था, बीमार था, जब वो आया तो 4th हेडिंग चल रही थी, 4th, 5th, 6th ख़त्म। तो उसे ये पता है कि संविधान जब मैं कर रहा था तो मेरी 3rd ही छूटी है, बाकी सब हो गए। तो इस बात से फ़ायदा ये होता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि मुझे अब संविधान दोबारा करना है। चलिए, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताने की कि भारतीय संविधान में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग आ रही है भारतीय संविधान का इतिहास, कि मैंने भारतीय संविधान किस प्रकार से बनता हुआ देखा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे मैं समझाऊंगा आपको। दूसरे मैंने कुछ टॉपिक ऐसे थे जो अन्य टॉपिकों में नहीं रह सकता था, तो मैंने उसे मिसलेनियस का नाम दिया। ये मेरे ही द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर है, मैंने किसी किताब या किसी उससे नहीं देखा, जो मेरी सोच थी एक विद्यार्थी की तरह। तो मैंने उसे मिसलेनियस एक हेडिंग का रूप दिया है, जिसमें मैंने देखा प्रस्तावना, विदेशी स्रोत, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, झंडा गीत, अनुसूची और भी हैं, डॉट डॉट कर दिया है। तो एक ऐसी हेडिंग जिसे मैं आगे कहीं सेट नहीं कर सकता, तो अब मैं उसे कहाँ रखूँ, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा इसे मिसलेनियस में डाल देते हैं। दूसरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर संविधान का, नाम ही चैप्टर, 3rd नंबर का भाग, या हमने इसे नाम दिया भाग। पूरी संविधान की जो बुक है, अगर हम कोई भी बुक खोलते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो जब हम संविधान की बुक खोलेंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया तैयार। तो उसके अंदर कुल कितने चैप्टर हैं, उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 22 अंकीय मान के चैप्टर हैं। 1947 से स्टार्ट हुए, 50 में लागू हुआ,
जब भी 22 थे और आज भी 22 ही अंकीय न्यूमेरिकल्स, लेकिन बीच में बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, 25 हो गए, 26 हो गए, ख़त्म कर दिया, 25 रह गए, वो आगे देखेंगे जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिएगा। तीसरे नंबर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद, ठीक, चौथे पे पढ़ाऊंगा संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 6 पे पढ़ाऊंगा 5th पे संशोधन, और 6 पे पढ़ाऊंगा आपको कमीशन एंड की फंक्शनर्स, आयोग व प्रमुख अधिकारी। तो देखिए आपको सब चीज़ एक जगह लगी हुई मिलेगी, नो कन्फ्यूज़न, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं आपको कि मुझे क्या करना है। आयोग देखिए एक साथ मिलेंगे आपको 20 से 22 आयोग। की फंक्शनर सारे अधिकारी, लोकपाल, लोकायुक्त, आपका क्या बोलते हैं कैग, ये सब अधिकारी एक साथ मिलेंगे। तो मैं क्यों ढूंढूं, क्यों भागूं भाई 10 जगह। और उन कई मान्यवर किताबों का निचोड़ इसके अंदर है। जैसे बड़ी पॉलिटी की आप किताब कहते हैं, मानते हैं, अपने यहाँ सोचते होंगे, ठीक है कि यार पढ़ूंगा, पढ़नी है, जो कितनी बड़ी किताब होती है उसको उतना समझने के लिए दिमाग भी चाहिए, एक स्टडी, एक आपकी स्ट्रैटेजी भी चाहिए। जैसे संविधान की किताब फेमस है लक्ष्मीकांत जी की, तो मैंने उसका निचोड़, प्लस उसके बाद NCERT और भी अन्य किताबें हैं जिसमें से मैंने जो वैल्यूएबल बुक्स हैं इसको एक संगठित कर दिया अपने नोट्सों में। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे अपने पहले चैप्टर की, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय संविधान का इतिहास। ठीक है, बाकियों को मैं रफ कर देता हूँ और शुरू करता हूँ बिना समय लिए आपका। ठीक है जी, देखिए ध्यान से। तो बच्चों ये संविधान आपको 6 जगह पढ़ना है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। 6 में से अब हम एक जगह स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग ही क्या है, ठीक है, भारतीय संविधान का इतिहास। चलिए इतिहास को भी मैंने स्ट्रक्चरल वाइज डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं इतिहास की ही बात करूं, जैसे मैंने देखा भारतीय संविधान को कितनी जगह पढ़ना था, 6 जगह स्ट्रक्चर दे दिया गया। ऐसे ही भारतीय संविधान के इतिहास को कितनी जगह पढ़ना है, तो उसे 2 जगह पढ़ना है, एक्ट और दूसरा, ये भाई थोड़ा समझना है, मेरी ही लैंग्वेज है लेकिन कन्फ्यूज़न क्लियर है, 1935 से 1950 तक की गतिविधि। एक्ट होता है कानून, अभी समझाऊंगा मैं क्यों मैंने दिया है, तो इतिहास का पोर्शन है। मैं संविधान के इतिहास में क्या कर रहा हूँ सब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। समझने की कोशिश करें नोट्सों से मेरे लफ्ज़ों को और मुझे। 1935 से 1950 तक की गतिविधि, एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो उस वक्त दबाव था हमारे संविधान के बनने पर, वो स्टार्ट हो चुका था 1935 से, 1935 से, और वो जा रहा था 1950 तक, क्लियर, और हमारा लागू भी हुआ इसी में। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब चलिए एक्ट को बताने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अगर इतिहास पढ़ना है तो कितनी जगह पढ़ना है, 2 जगह पढ़ना है, एक तो कानूनों में, एक्ट में, और दूसरा गतिविधि में 1935 से 50 तक की। तो सबसे पहले मैं संविधान का एक्ट, पहली हेडिंग इतिहास का मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, आरंभ करता हूँ। जानिए क्या है संविधान का इतिहास या एक्ट। उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा कि संविधान जिसे दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड ने अपनाया, किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो NCERT और अन्य किताबें सोच उसके अनुसार जो मैंने इसकी डेफिनेशन बनाई है या पढ़ी है, जानी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की जो हेडिंग, जो परिभाषा है, वो ये होनी चाहिए कि यदि हम कहीं पर रह रहे हैं तो वहाँ पर रहने के जो नियम हैं, बस वही संविधान है वहीं का। चाहे मैं अब अपने घर रह रहा हूँ, चाहे मैं अब अपने कोचिंग में रह रहा हूँ, चाहे मैं सड़क पर रह रहा हूँ, चाहे मैं अपने भारत देश में रह रहा हूँ, चाहे मैं इंग्लैंड जाके रह रहा हूँ, मैं US रह रहा हूँ, क्या वहाँ पे रहने के नियम नहीं है? सबके अलग अलग हैं। घर में रहने के नियम अलग हैं, कोचिंग में अलग हैं, तो US में रहने के अलग हैं और भारत में रहने के अलग हैं, क्या नहीं है? बताइए। तो बस वह नियम ही क्या कहलाएंगे, संविधान कहलाएंगे वहाँ का। तो एक तरीके से एक रूल रेगुलेशंस जिसको बदला नहीं जा सकता, कम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे जिन्हें बदला नहीं जा सकता, कुछ को बदला जा सकता है समय के अनुसार, ज़रूरी भी है। दूसरी चीज़, जैसे कि हम बात करें कि पहले सिचुएशन कुछ और थी तो उस वक्त नियम कुछ और थे, आज सिचुएशन कुछ और है तो आज नियम कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल इसे कहते हैं संशोधन। चलिए फॉर एग्जाम्पल अब हम आगे देखते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशंस की हमने डेफिनेशन जानी। NCERT में क्या डेफिनेशन दी है, ठीक, तो उसने में भी यही है। अगर आप गौर करेंगे
कि एक फुटबॉल का खिलाड़ी, एक फुटबॉल का खेल जो मैदान में अपने खिलाड़ी और गोलकीपर के बीच में खेला जा रहा है, तो खिलाड़ियों के लिए एक सख्त नियम है कि वो फुटबॉल को केवल पैर से छुएंगे, हाथ से नहीं छू सकते। लेकिन जो गोलकीपर है वो उसको हाथ से और पैर दोनों छू सकता है, तो उसके लिए नियम अलग है, उसके लिए अलग है। तो हैं तो नियम तो यही है कि अगर खिलाड़ी भी उसे हाथ से छूने लगेगा, बाजू बा या हैंड से छूने लगेगा, तो मुझे नहीं लगता फिर वो एक संविधान रह गया उस फुटबॉल के खेल का। तो यही संविधान है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कि किसी भी जगह के रहने के नियम इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ख़त्म करते हैं इसको। आइए, संविधान अगर कहीं बनता है तो उससे हमारे समाज के लोगों के बीच में तालमेल आता है, पहला, अगर हम इसके पॉइंट रखें। दूसरा, कि वहाँ की सरकार कैसे चुनी जाएगी, दूसरा तरीका, उसके क्या अधिकार होंगे, ये सब चीज़ें इसके बीच में आती हैं। ये सब नोट्स में मैंने दिया है। चलिए इसको भी छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे भारत के संविधान के इतिहास की। दुनिया में भी इतिहास हैं इनके, वो हम बाद में देखेंगे लास्ट में। कुछ मैंने अन्य पॉइंट भी दिए हैं, इसको देखते हैं अब ज़रा भारतीय संविधान के इतिहास को। चलिए जी, एक्चुअली उससे पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बड़ी ध्यान से देखिए भाई। देखिए एशिया में, पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का है, सब बच्चे जानते होंगे क्यों। दूसरा, यहाँ मैं ऊंचाई पे कहीं मान लेता हूँ यूरोप है, ये पूरा सारा यूरोप है। हम देखेंगे भारत के पश्चिम में, वेस्ट में, ये भाई ब्रिटेन है, समझना जरा इसको, या इंग्लैंड है, ऑब्लिक कर देते हैं, ठीक। कुछ यूरोपियंस 1600 से पहले, जैसे वास्को डी गामा, पुर्तगालीज, ठीक, कुछ डच, कुछ डेन, यूरोप छोड़कर व्यापारिकता के नाम पर, बिजनेस के नाम पर इंग्लैंड से या ब्रिटेन से, पुर्तगाल से, स्पेन से, अलग अलग देशों से ईस्ट साइड में चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, इन जगह आने लगे। तो इस पे ये कुछ व्यापारी सबसे पहले, या जैसे भी आप चाहें, किस भी क्रम में चाहें, भारत आने आरंभ हो गए। इनमें आने वाले व्यापारियों में सबसे फेमस, रुकने वाले लंबे समय तक रहे, इंग्लैंड के निवासी अंग्रेज, इंग्लिश, ठीक। अब एक बात याद रखिए, इनके यहाँ सबसे पहले संविधान माना गया 1215 में, कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हैं तो वहाँ कुछ नियम कायदे कानून फिक्स हो गए। तो उनको, अगर वे अपने देश से बाहर कहीं व्यापार करने जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ नियम जरूर बने होंगे, ठीक। तो नियम जब बने तो वो नियम कुछ इस प्रकार के थे कि आपको अगर बाहर जाना तो इस चीज़ का व्यापार करो, जो भी रहे होंगे, छोड़िए फिलहाल। तो कुछ व्यापारी, कुछ लोगों का समूह इंग्लैंड से जब भारत व्यापार करने आया, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने धीरे धीरे साल बिताए अपने, और साल बिताते हुए अपने कुछ बस्तियां कह दीजिए या मेन हेड ऑफिस कह दीजिए, इन्होंने अपने यहाँ पर स्थापित कर लिए। मुंबई में, चेन्नई में, बात करें बंगाल में। इस तरीके से भारतीय राजनीति में तो मुगल सम्राट का ही वर्चस्व था, और इन्हीं से ही इन्हें अनुमति मिलती थी कार्य करने की, कि भाई साहब आ जाएं, व्यापार कर लें, ठीक। जैसे जहांगीर से तलवे चाटता रहा एक अंग्रेज़, ठीक, कि भाई किसी तरह अनुमति दे दो आने की, नहीं मिली, उसके बेटे से जाके मिली, ठीक है सर, छोड़िए। ये भारत आ गए व्यापार करने, और व्यापार करते हुए इन्होंने अपनी 3 सर यहाँ पर अपने हेड ऑफिस टाइप में बना लिया, ऐसे मानिएगा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जब ये यहाँ आके रहने लगे, धीरे 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 बिजनेस के साथ इन्होंने भारतीय राजनीति में भी कदम रख दिया, भारतीय प्रशासन में, ठीक। वो कदम कैसा? बंगाल के अंदर अगर मैं देखूं तो सिराजुद्दौला, उस वक्त का नवाब, ठीक, जो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों का एक दबाव, एक कब्जा जो है सर हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला बंगाल पर इनका कब्जा हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद जो है सर ये अपना वर्चस्व कमा पाए। जो भी था उसे मैं बाद में बताऊंगा, हिस्ट्री का पोर्शन है ये, ठीक है, इतिहास का हमारे यहाँ। लेकिन फिलहाल देखिए, एक ऐसे व्यापारी जो महारानी से केवल ये अनुमति लेकर आए कि हम भारत जा रहे हैं भाई व्यापार करने, तो केवल ये व्यापार के बहाने आ तो गए, ठीक है,
और इस व्यापार के बहाने जो आए थे, इनकी एक मेन ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो ग्रुप के सहारे आए और यहाँ व्यापार करने लगे, सालों साल बीत गए। ठीक उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, किन्होंने, व्यापारियों ने, बिजनेसमैनों ने, जो इंग्लैंड से आए थे, वह भारत की राजनीति में दखलंदाजी करते हुए यहाँ पर बैठ गए बंगाल में, और व्यापार प्लस राजनीति दोनों करने लगे। लेकिन राजनीति करने का काम तो राजाओं का है, पॉलिटिशियंस का है या व्यापारियों का है। जब इस बात का पता नेताओं को चलता है ना, तो वो उनके व्यापार और उनकी राजनीति सब खत्म कर देते हैं। आज भी यही है, वे पॉलिटिशियंस कहते हैं केवल आप बिजनेस करें, राजनीति ना करें। ठीक है, चलिए मैं नाम नहीं खोलूँगा किसी का, ठीक है। हाँ, अंबानी साहब हैं और बीजेपी की सरकारें चल रही हैं, चलिए छोड़ते हैं उसको। आइए इसके बाद देखते हैं कि लेकिन इस बात की भनक, ये बात सच है कि धीरे धीरे ये लगती चली गई इंग्लैंड में कि जो हमने व्यापारी भारत भेजे थे, भाई प्लासी और बक्सर का यूज़ करने के बाद इन्होंने तो भारत का नक्शे बदल दिया, और यहाँ व्यापार करने के साथ साथ क्या करने लगे, बताइए क्या करने लगे, ये करने लगे यहाँ पर राज। अब ये राज जब वर्ड इनके साथ जुड़ा, किनके, इंग्लैंड व्यापारियों के, तो ये बात महारानी या इंग्लैंड के शासकों को हजम नहीं हुई, और होनी भी नहीं थी, क्योंकि शासन करना इनका काम था, वेपन का काम व्यापार करना था। इस बात को देखते हुए इनके दिमाग में खटक पैदा हुई। वो खटक ये थी कि इन व्यापारियों को, अपने अंग्रेज व्यापारियों को, भाई बेशक उन्होंने यहाँ 150 साल व्यापार करके अपना ही पैर जमा लिए हों, तो उन 150 सालों को, ये जितना भी समय लगा हो, मैं ये इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, फोकस ये है कि थ्योरी क्या थी। तो उन्होंने, इन शासकों ने जाना कि किस प्रकार से हम अपने ही व्यापारियों के ऊपर प्रशासनिक पकड़ को मजबूत कर लें। तो वो प्रशासनिक पकड़ के कहीं ना कहीं सारे व्यापारी फिर भी पॉलिटिकल, डॉक्यूमेंटली अपनी गवर्नमेंट से जुड़े हैं, ठीक है। तो इन व्यापारियों को भारत में किस तरीके से भगा दिया जाए, सुनिए, देखिए, इंग्लैंड की रानी ने ही ये सोचा कि किस तरीके से अपने व्यापारियों को जो राज करने की कोशिश कर रहे हैं उसे भारत से हटा दिया जाए राज करने के लिए, और ये भारत का प्रशासन मेरे हाथ में आ जाए। बस यही है सर शुरुआत, ठीक है सर। ये सोच रखते हुए उसने, किसने, इंग्लैंड की महारानी ने या जो भी शासक थे, उन्होंने उस वक्त एक्ट, कानून नाम की एक चीज़, एक पेपर भेजना शुरू करा इंग्लैंड से इंडिया, अपने ही व्यापारियों पर धीरे धीरे नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। चलिए, तो इन्होंने एक्ट, कानून भेजे, समझ में आ गया होगा व्हाट इज एक्ट, ठीक है। जैसे कि आज है, क्या होता है कि मान लीजिए अगर भारतीय सरकार को हमें किसी प्रकार से कोई बांधना है, कोई बात कहनी है, तो शासनादेश जारी होता है, उससे हम उसको फॉलो करते हैं। या अगर कोई बड़ा बदलाव करना कि उम्र 18 से घटा के 16 वर्ष करनी है, तो एक कानून पास होता है, वह कानून जो है पूरे देश में लागू हो जाता है फिर, और उसे नागरिकों को मानना होता है। तो वही बात कि इन्होंने कानून बनाया या भेज दिया, तो उसे क्या कहेंगे सर, आप बताइए मुझे। उसको इन व्यापारियों को, केवल अंग्रेज़ों को मानना होगा, भारतीय मुगल तो मानेगा नहीं, ठीक है। आइए, जब इन व्यापारियों का कब्जा भारत पर हो गया और शासन के, व्यापार के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को देखने लगे, तो वह महारानी ने एक चालाकी अपनाई कि इन्हें कैसे भगाया जाए यहाँ से। देखिए सर, ध्यान से फोकस कीजिए। जो लक्ष्मीकांत जी की बुक में इस एक्ट को, कानून को, ठीक है साहब, 2 जगह समझाया गया है, तो मैं इस पे ही फोकस करा है मैंने पढ़ के उसको जानकर, कि भारतीय संविधान के इतिहास को जो एक्ट के रूप में सबसे पहले दिया गया था, कंपनी का शासन, मीन्स इसका मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी चल रहा था व्यापार के साथ। तो इस महारानी ये चाहती थी कि किसी तरह शासन समाप्त हो जाए, तो साहब इसने सबसे पहले यहाँ से भोंपू लगाया, बोलने वाला, और यहीं से चिल्लाई, और यहाँ इंग्लैंड में से भारत में आवाज़ आ गई कि भाई तुम आज ये नहीं करना, ये 3 काम नहीं करने, या ये करने। ऐसा होगा? नहीं होगा। चलो, तो इसने क्या काम करा कि यहाँ पर आज 1773 में, अब जानिएगा ज़रा,
1773 में एक कागज़ रेडी करा, उस कागज़ का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। जानने की कोशिश करें, रेगुलेटर कंट्रोल करता गैस को। तो 1773 1773 में इंग्लैंड की महारानी ने एक कागज़ भेजा। उस कागज़ के ऊपर बड़ा बड़ा कहीं लिखा होगा, ऐसे मान लो भाई ये पेपर है और इस पेपर पे इन्होंने ये पूरा एक ऐसा लेटर सा है, इस पर इन्होंने बड़ा बड़ा लिख दिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो पेपर ही तो भेजा। चलिए, तो ये पेपर इंग्लैंड से कोई व्यक्ति लाया और ला के इसे दे दिया। नो ले भाई ये भेजा महारानी ने। किसे? ने कहा जी अंग्रेज व्यापारियों को ही तो मानते उसे थे। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब इन्होंने देखा खोल कर, इसमें तो ये लिखा भाई। तो अब पहली बात मैं बता दूं, 1773 से पेपर आने चालू हो गए, सुनते रहना, मतलब एक्ट आने चालू हो गए। और दूसरे नंबर पर आए बहुत सारे, 1781 में आया, 1784 में आया, 1813 में आया। ये मैं अपने बता रहा हूँ जो मुझे महत्वपूर्ण लगे और जिससे मैंने इनका निचोड़ निकाला। 1833 में आया, अभी इन पर डिस्कस करेंगे। 1853 में आया और 1858 में आया। ऐसे मानिए, ऐसे कुछ एक्ट आए। इनमें जब मैंने एनालाइज किया इनको तो मुझे यही दिखाई दिया, देखिए ये रहा 1773 से 1858 जितने भी कागज वहाँ से एक्ट कानून के रूप में भारत पहुँचे, तो इन सब में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा खोल के तो आप भी रियलाइज़ करेंगे। इसमें यही बात लिखी थी कि कंपनी जो व्यापार करने के लिए भेजी गई थी वो व्यापार ना करे, क्या करे, उसके ऊपर महारानी नियंत्रित करके इसे ख़त्म करना चाहती थी और धीरे धीरे इन्हें अपने गुलाम इन द मीन्स अपने प्रशासनिक रूप में बदलना चाहती थी। और जो व्यापारी थे उन्हें कैसे तितर बितर करके इधर उधर कर देती और धीरे धीरे भारत के सिंहासन में आ जाता महारानी के, और आ गया जब ही तो नाम दिया ताज का शासन, ताज। अब बस 1773 से 1773 से 1858 तक जितने भी एक्ट भारत पहुंचेंगे, उन एक्ट के अंदर एक ही बात फोकस की गई होगी। वह बात ये थी कि इंग्लैंड के जो कंपनी थी जो व्यापार करने के साथ शासन कर रही थी, अब उसका शासन समाप्त हो और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। और निकालने के बाद ये सारा कंट्रोल, इंडिया कंट्रोल, मुगल शासक वगैरह जो भी थे, इनको आउट करके, इसको भी आउट करके पूरी जमीन पर महारानी का ही शासन हो जाए। अपनी मर्जी से अब वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। तो इस बात को देखते हुए आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है सर, इसकी। तो मैं देख लूँ 1773 से 1858 तक कंपनी के शासन में इन एक्टों के अंदर केवल इतना फोकस किया गया था कि कंपनी कैसे यहाँ से भारत से हटे और महारानी का शासन आए। पॉइंट क्लियर? अभी समझाऊंगा, चिंता मत करना। यहाँ से यहाँ तक ये लिखा और कुछ नहीं लिखा गई, ठीक है। इसका भारतीय संविधान के इतिहास से क्या मतलब है भाई? इसका संविधान में क्या मतलब है? तो इतिहास में है, पॉलिटी में क्यों बढ़ा रहा हूँ, जानिएगा, सब बताऊंगा। बस जैसे ही ताज का शासन शुरू हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब ताज के शासन में महारानी का एक नुमाइंदा भारत बैठ गया, वायसराय। मान लो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, यह वायसराय मेन था, ठीक है। वो सीधी जो भी बात आती वो यहाँ लागू कर देता। तो महारानी ने अपने नुमाइंदे बैठा दिए, क्योंकि खुद तो आ नहीं सकती थी, या वहाँ का राजा खुद नहीं आ सकता था, वहाँ का प्रधानमंत्री वो तो कई देशों को देखते थे, अपने देश भी देखते थे। तो उन्होंने एक अपना नुमाइंदा बैठा दिया और व्यापारियों को हटा दिया और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो गया। लेकिन ये बात अब भारतीयों को बर्दाश्त नहीं होनी थी, उनके गले में हड्डी नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा यार 1858 तक कैसा भी था तो हमारा मुगल शासक यहाँ का तो रहने वाला था, भारतीय तो था, वो हम पे तो राज कर रहा था। हमें ये बात बर्दाश्त थी कि हम भारतीय, हम काले, हमारा राजा भी काला, और आज जो है हम काले और ये गोरे, ये बर्दाश्त नहीं होता इंडियंस को। तो अब भारतीयों को, तो उन्हें पता लग गया कंपनी तो भगा दी इसने महारानी ने, और अब खुद कंट्रोल कर लिया। तो आप सुनिए, महारानी ने, अब मेरी बात जानिए, जो ताज का शासन बताया गया 1858 से 1947 तक, 47 में तो आज़ाद हो गए हम, और क्या नाम है, हमने आज़ादी पा ली और ये शासन अब हमारे हाथ में आ गया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कंपनी के शासन को या 1773 से 58 से 1858 के एक्ट तक, 1858 के एक्ट तक, तो महारानी कंपनी के व्यापारियों को भगा रही है। और ताज के शासन में अब जितने भी एक्ट आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को,
ठीक है। ताज के शासन में जितने भी एक्ट अब इंग्लैंड से भारत आएंगे तो वो उनमें क्या मेंशन होगा, ताज का शासन में लिख दूं, ऐसे ही बात करेंगे आगे, क्योंकि पहले पिक्चर बना लें। अगर पिक्चर बन गई तो ईंट रखने में दिक्कत कुछ नहीं, फिर तो नींव बन गई, फिर तो समझाना है। 1858 से ही आरंभ हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। 1861, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, आज तो बहुत सारे थे, ठीक है साहब। इसके बाद और भी हैं। 1909, 1919, 1935, 1947, ध्यान दीजिए, बस यही समझ लीजिए। फिर हम शुरू कर देते हैं एक्ट्स को, ये भी बताता हूँ क्यों आई है। देखिए, उन वाले एक्ट में उसे कंपनी का शासन कहा गया 1773 से 1858। फिर फोकस कीजिए एक बार, जो व्यापारी इंडिया में व्यापार करने आए, वह व्यापारी व्यापार के साथ शासन भी कर रहे हैं। महारानी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, धीरे धीरे उनके कान ऐंठे और कान ऐंठ के इन एक्टों के माध्यम से इनमें को लिख के भेजा, कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। नोटेट करा दूंगा ये बात, जब पढ़ाऊंगा सारे लिखूंगा और समझाऊंगा, देखते रहना, यही लिखा हुआ मिलेगा और बाहर कर देगी इसमें। अब जब ताज का शासन हो गया भारत पर 1858 से 1947 तक, तो ये बात अफसानी है, भारतीयों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम काले, ये गोरे, क्यों बैठे भैया। तो बस अब मुगल था जब तक, तो हम कोई दिक्कत नहीं थी, तुम कुछ करो, हमारा शासक तो देखने में वही है। जैसे कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार रही 10 साल कांग्रेस की, लेकिन कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। सोचा कभी क्यों नहीं बनी, उसका कारण था ना बनने का, क्योंकि वो यूरोपियंस थी। बेशक उसने भारतीय पासपोर्ट लेकर भारतीय नागरिकता ले ली, अगर वो उस वक्त बैठ जाती तो दूसरी अपोजिट पार्टी कहती लो, कांग्रेस के समय में फिर देश गुलाम हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे से, ठीक। तो उसने एक अपना नुमाइंदा जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको बैठा दिया, लेकिन मेन पीछे से काम करती रही, वही थी मेन पावर, तो वही तो काम करेंगे। अब देखिए, ऐसी नुमाइंदा बैठा दिया यहाँ, कौन बताइए, वायसराय, और पीछे से काम कौन करता रहा, इंग्लैंड। तो जानिए सर मेरी बात थोड़ी सी, तो ताज के शासन में जब ये आके बैठ गए, महारानी का प्रशासन पूरे भारत पर हो गया, तो इन 100 सालों में 57 से 47 ले लीजिए, बहुत बढ़िया करके याद कराऊंगा अभी। तो इन 100 सालों में महारानी ने जितने भी एक्ट भेजे, उनमें केवल कुछ ही फोकस था। जैसे यहाँ पर भगाने का फोकस था, तो यहाँ भारतीयों ने जान लिया कि हम काले, तो हम पे राज भी करेंगे काले। तो बस यहाँ पर इन अंग्रेज प्रशासकों के, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के नाक में दम कर रखा था भारतीयों ने, और किसी भी रूप में बताऊंगा। तो इस जब नाक में इनके दम होता था, ये बात इंग्लैंड भेजते थे, और इंग्लैंड में कहते थे महारानी जी हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हो रहा हो, कैसे काम चला, कैसे प्रशासन चला, मैं तो अधिकारी बन के गया, उन्होंने तो ज़िंदगी ख़राब कर रखी है मेरी। तो वो कहती थी ठीक है कोई बात नहीं, और जब भाई उनका वायसराय रिपोर्ट दे रहा, तो तुम क्या चाहते हो जी, ऐसा होना चाहिए, भारतीय ये चाहते हैं। वो तो ठीक है भाई, कर दो, इतना ना तो इतना तो कर दो, 10 मांगते 8 तो कर दो। तो ये जो आते थे ना एक्ट, ये जितने भी लिखे हैं देख लो ताज के शासन में 1858 से 1947 तक, तो महारानी कहीं ना कहीं भारतीयों से दबी थी, चाहे वो चालाकी से कानून बनाती रखती अपने पक्ष में, लेकिन भारतीयों से दबी थी, तो उनको दिखाते हुए उनके दबाव के कारण अपने इन एक्टों को भेजती थी। और इन एक्टों में वो सारी बातें हैं जिसमें भारतीयों के दबाव के कारण वो बनवाई गई हैं। तो कुल मिला के भारतीय दबाव बनाएंगे, और धीरे 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 महारानी इन एक्टों में वो चीज़ भेजेगी जो भारतीयों के पक्ष में होगी। और देख लो 1947 में कौन सा वाला प्रस्ताव भेजेगी जो भारतीयों के पक्ष में होगा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका तो तुम्हें भी पता होगा, ठीक है। 1947 में आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया का आज़ाद होने का कानून। बस क्यों आया भैया, जब ये अगर अंग्रेजों के हक में होते तो यूँ भी अंग्रेजों के हक में आ जाता, नहीं, यही तो था खेल है। तो यही है जी, ताज के शासन में उन्होंने जितने भी एक्ट भेजे, वो भारतीयों से परेशान होकर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को भेजे। चलिए जी, बस सब खत्म करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इतिहास। अब एक बात जानिए, ये हो गए कानून एक्ट, ये भी हो गए कानून। अच्छा, हम इन अंग्रेजों से पहले चलते हैं। यूरोपियन जब भारत नहीं आए, तो हमारे ऊपर
जो है सर राज रहा होगा, बहुत पहले चल देते हैं। ठीक है जी, सनातन धर्मियों का इतिहास में। फिर उसके बाद आ गए गुप्त, आ गए, इनका रहा, ऐसे करके तीसरे नंबर पे चलो जी। बाद में फिर मुगल आ गए, ये मुगल आ गए, राजा महाराजा बैठते थे। तो हमें कुछ ज्ञान नहीं था, कानून वानून क्या हो, कानून हमें क्या पता, क्या हो संविधान हमें क्या पता। आज कह दिया औरंगजेब ने चलो भाई मंदिर तोड़ दो, लेकिन आया अकबर, नहीं भाई कोई मंदिर नहीं टूटेगा, मंदिर इसमें बनेगा, महल में, मस्जिद में बनेगा, यहीं सारे भाई एक हैं। तो ये अपनी मर्जी से चलाते थे, हम मुंह देखते रहते थे, यार ले अब इन्होंने मंदिर तोड़ा है, दूसरा आया तो अच्छा इसने तो है क्या नाम है भैया वो करवा दिया, यहाँ तो मंदिर भी मस्जिद भी, जो आ रहा मन में वो चल रहा। ठीक है, तो हमें कुछ ज्ञान नहीं था, किताबी ज्ञान नहीं था। बच्चे पढ़ने जाते थे हिंदुओं के, चल भाई क्या हुआ, लो चल मंदिर वहाँ पहुँच जा, गुरुकुल में जाके जो है मंत्र को उच्चारण कर। साइंटिफिक माइंड नहीं था। ठीक है, जनता को आज़ादी नहीं थी, जैसा शासक चाह रहा ऐसा हो रहा। ठीक है, लेकिन आज अगर शासक चाहेगा तो पहले वो देखेगा कि मैं दायरे में हूँ कि या नहीं हूँ। इन को अगर मैं चाह तो रहा हूँ, आज के समय में मोदी चाह रहे हैं, अमित शाह चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो दायरा बाहर तो नहीं जा रहे जनता से या संविधान से, तो दायरे में कानून बनाने पड़ते हैं, पहले ऐसे थे ही नहीं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, हम भारतीयों ने ये जाना जब ये अंग्रेज भारत आए और इस तरीके से इन्होंने ये कानून वानून पर्चे से भेजे, तो हमने ये जाना भाई ये कोई तरीका है जिससे जो है, ये देखिए इंग्लैंड के लोग की जो महारानी है वो ज़्यादा जो है एक साथ काम नहीं कर सकती, अपनी जो बातें हैं एक साथ नहीं मनवा सकती। मनवाने का एक तरीका, कोई कानूनी वे होता, कानून कोई वर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके की मतलब वर्ड इन द मीन्स एक्ट कोई चीज़ है जो धीरे 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 कहीं प्रक्रिया से पास होती है, फिर से कंट्रोल होता है। भारतीयों के दिमाग में खटका, और हमारे जैसे कि भाई गांधी जी पढ़े लिखे वकील थे, ठीक है, और भी बहुत सारे पढ़े लिखे हमारे यहाँ पर नेता रहे हैं पिछले, और उन्होंने दिमाग लगाया और हम अग्रसर हो गए अपने संविधान की ओर, समझे। तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है अंग्रेज़ों का, पॉजिटिव भी। उन्होंने हमें समझदारी तो दी, ये समझदारी नहीं थी, हम तो धीरे धीरे तो मुगलों की तरह, चल भाई इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने कहा आज से जो है इन पे जजिया कर लगा दो, दूसरा बार चलो रहने दो यार, ऐसे वाला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अब तो जो है किसी दायरे के अंतर्गत काम करोगे, सब बराबर है। चलिए जी, तो मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ तक, तो आज मुझे समझाना था तो ये समझ में आ गया। तो अब हम शुरुआत करेंगे एक्ट की, शुरू कर दे भाई। ठीक है, कंपनी का शासन देख लो। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये मैंने दो हेडिंग समझाई हैं, कंपनी का शासन और ताज का शासन। अब हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जी, सबसे पहले हेडिंग है भारतीय संविधान के इतिहास की। एक्ट में कंपनी का शासन, तो मैं ये बना रहा हूँ कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। बच्चों एक बात देखो, एक बात गलत लिखूंगा मैं अब यहाँ, वो लिखूंगा ये, मैं लिखूंगा 1757। अब तुम कंफ्यूज मत होना, याद ये रखना, से 1857। क्यों, ये क्या बात हो गई, अभी तो बता रहा था मैं 73 और 58। तो ध्यान दो जरा मेरी बात ध्यान से, 200 साल को तोड़ दो, 1757 से 1857, 1857 से 1947, तो 7 7 7 7, याद होने में आसानी। तो कंपनी का शासन मैंने वैसे लिख दिया कि 1757 है 73, 1857 है 58। तो है तो आसपास की फिगर 57 58 की और 73 की, तो याद रहेगा। कुछ 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 पूछना कोई है नहीं, लेकिन फिर भी याद, दिमाग पकड़ लेता अच्छे से, तो सन याद करने में रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब जब कंपनी का शासन भारत में चल रहा था, तो मैं छोटी सी पिक्चर बना दूँ, तो उस पिक्चर से आपका फोकस बना रहना चाहिए, है ना। पाकिस्तान है, ये इंग्लैंड है जी। मैं बार बार दिखाऊंगा, भोपू बजाएगी यहाँ से महारानी। चलिए, तो जी देखिए, इस कंपनी के शासन में यहाँ से इंग्लैंड व्यापारी पहुँचे भारत, और भारत जब पहुँचे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये व्यापार करेंगे, किसे, इंग्लैंड के शासकों को। व्यापारी पहुँचे, बिजनेसमैन, क्या करने, व्यापार। लेकिन हो क्या रहा था, कुछ और ही। ठीक है, वो क्या था, वो कुछ और। देखते हैं, आप सब खत्म करते हैं। आइए जरा, बोर्ड चाहिए साहब लिखने के लिए, स्पेस चाहिए। तो 17 कंपनी के शासन को 1757 से 1857 तक इंग्लैंड की महारानी ने जितने भी एक्ट जो मैंने लिखा था पीछे,
यहाँ भेजे हैं, उनमें एक ही फोकस है कि कैसे इस भारतीय उपमहाद्वीप से किस प्रकार से इन व्यापारियों के वर्चस्व को ख़त्म किया जाए, कंट्रोल किया जाए। चलिए, सबसे पहला जो कानून है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भारतीय कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया इंग्लैंड की महारानी के द्वारा, भारतीय कंपनी तो नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए, इसमें क्या था, इस एक्ट को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मैं बात बता रहा हूं कि वो कंपनी के व्यापारियों का व्यापार खत्म करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लाना चाहती है, क्या बात सही है कि गलत है। तो इसमें सबसे पहले मैं इसका संविधानिक ये कुछ पॉइंट देखूंगा, छोड़िए मैं तो वो संविधानिक को दिया है मैंने अपने नोट्स में। इसका पहला काम क्या था, इसका पहला फोकस यही था कि जो भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्य को नियमित करना, लिमिटेड एंड कंट्रोल, नियंत्रित करना। महारानी को पता लग गया 2 युद्ध जीत गए, प्लासी और बक्सर, एडमिनिस्ट्रेशन भी ले लिया, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो भाई अब यहाँ से चुपके से कानून भेज दिया कि इन्हें भगाना। धीरे धीरे एकदम थोड़ी उखाड़ दोगे, एक दुकान है व्यापारी की 150-200 सालों से बैठा है, क्या प्रशासन एकदम हटा देगा? वो भी तो कोर्ट जा सकता है, धीरे धीरे तो परेशान करेंगे तभी तो भागेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एक काम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा जाता, लगता है ऐसा कि उन्हें नियमित करना, किन्हें, कंपनियों को नियंत्रित करना। दूसरा काम क्या किया भाई, अब जो कंपनी यहाँ पर काम करती थी उसको बिल्कुल जो भी काम होता था उसको एक प्रशासनिक दर्जा देना, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक दर्जा देना उनके कार्य को। ये क्या बात हुई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा कोचिंग है, मान लो, या आपका कोई काम है घर में जो है, आप मतलब छोड़िए, घर का तो नहीं कहूँगा मैं, मान लीजिए कोई बिजनेस आप काम कर रहे हैं, आपने क्या करा, इधर पैसे लिए, ठीक है, उससे माल मंगा लिया, अभी कुछ नहीं है, कहीं आप रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मान लें मेरे नोट्स हैं, मैंने क्या करा, इसका सेंचुरी का क्रीम लिया, पेपर निकाले, पेपर खरीदे 500 और 10 या 50 नोट्स बना दिए, एक बुकलेट बना दी पूरी अपने संविधान की, और मैंने बच्चों को 100 रुपये बेच दी, वो मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया। अब मैंने देखा मेरी तो डिमांड बढ़ रही है, धीरे 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 मेरी 1000 बुकलेट बन के बिकने लगी। अब 1000 बुकलेट के लिए क्या मैं सेंचुरी क्रीम खरीदता रहूँगा? नहीं, मुझे कागज़ खरीदने पड़ेंगे। कागज़ के लिए मैं मार्केट में जाऊँगा तो वो मुझे देखेगा कितने चाहिए, मैं 1000 के लिए 1000 बुकलेट बननी, चलो कोई बात नहीं। फिर मैं मुझे 1 लाख बुकलेट बनानी है, तो उसका दिमाग कटक जाएगा। 1 लाख बुकलेट के लिए मुझे कई लाख का पेपर खरीदना पड़ेगा, जब लाख का पेपर खरीदना पड़ेगा तो उसे हिसाब देना पड़ेगा, मुझसे कहा लाओ जीएसटी का बिल दिखाओ, जीएसटी भरते हो, लाख किताब छपवा रहे हो करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, लेकिन जीएसटी बिल दिखाओगे? तो ये होता असर दर्जा कि जब आप काम करें लेकिन उस काम को अगर कोई सरकारी रूप का मुझे दर्जा मिल जाए तो मेरा काम करना आसान हो जाएगा। अब देखिए, जब तक मैं 50-100 बुकलेट छाप रहा था तो मुझे सरकार से कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। जब मैं लाखों बुकलेट छापने लगा तो मुझे सरकार से अनुमति की ज़रूरत पड़ गई। तो जानने की कोशिश कीजिए, जब व्यापारी यहाँ रह के खाली कुछ काम कर रहे थे तो उन्हें मतलब एक सरकारी मोहर की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन जब वो काम महारानी ने कहा कि कुछ भी करोगे तो मुझे बताओगे, और बताओगे तो मैं उसे दर्जा दूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल शुरू हो गया। जैसा मान लो 1 लाख बुकलेट में बनाऊं तो कहीं ना कहीं मेरा कंट्रोल शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मेरे पे, सरकार का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जानो जरा 3rd नंबर जानिए। ठीक, ये 3 चीज़ हमने जो है देख ली, और इसको हम बड़े अच्छे से समझेंगे जब हमारा समय आएगा। फिलहाल जो है हम अपने नोट्सों से भी अब बता सकते हैं आपको। तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या काम करा, ये क्या करते थे, अपनी मर्जी से पता चला कि निचला अधिकारी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कंपनी का, लेकिन महारानी ने कहा भाई ऐसा है कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इन्होंने केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत करी। तो ये 3 कार्य मुझे होते हुए दिखाई दिए किसके अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। देखिएगा भी, जानिए। केंद्रीय प्रशासन मतलब कि मान लीजिए निचले स्तर पर ही कोई अपने आप में राजा ना बन जाए,
उसके ऊपर भी कोई बैठा हो, उसके ऊपर भी कोई बैठा हो, उसके ऊपर भी कोई बैठा हो, और वहाँ से चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। तो कोशिश करिए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की। ठीक है, अब इस कोशिश है, एकदम से कुछ नहीं होता। पहला कानून है व्यापारियों पर कंट्रोल करने के लिए, चलिए छोड़िए। इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण बातें समझिए। विशेषता 1773 की एक्ट देखिए, आप समझ में आएगा विशेषता। इसकी विशेषताओं में नंबर 1 बताया गया है कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, ये बात मैं बताऊंगा अभी, बंगाल का, ये सब हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन हम जानना पड़ेगा इसमें। बंगाल का गवर्नर को सर अब गवर्नर की जगह जीजी बना दिया, 2 जीजी लग गए। गवर्नर जनरल, मैं बता दूं गवर्नर जनरल, जो लिख नहीं रहा हूं, लिखा हुआ है, जानने की कोशिश करें। 1 2 3 3 बड़े हब, ऑफिस नहीं हब, किसके? अंग्रेजों के। मुंबई, चेन्नई, बंगाल। अब इसके हब के ऊपर ये जो हेड ऑफिस है, ये जो हेड ऑफिस नहीं, ऑफिस है, ये ऑफिस है, कोई तो हेड बैठता होगा, उस हेड का नाम था खाली गवर्नर। यहाँ के हेड का नाम था गवर्नर और यहाँ के हेड का नाम था गवर्नर। जब ये तीनों गवर्नर 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 होंगे तो तीनों की तनख्वाह बराबर होगी, रैंक बराबर होगी, तो कोई बड़ा नहीं हुआ। लेकिन महारानी दिमाग लगाए बैठी थी। उस वक्त का सेंट्रलाइज जो केंद्र था, जैसे कि आज व्यापारी केंद्र मुंबई है भारत का, ये दिल्ली है, तो उस वक्त का बंगाल था। तो महारानी ने क्या दिमाग लगाया कि इन दोनों को छोटा कर दूं, क्योंकि उसे जो कंपनी के अंदर पद थे उन्हें कहीं ना कहीं अपनी रुआब में लेना था, जब भी तो कंपनी भागती धीरे धीरे। तो वहाँ से एक कानून आया 1776-73 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसने क्या काम करा, यहाँ पर जो ये है बंगाल के गवर्नर को, देखो गवर्नर 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 तो तीनों साथ चलें गाड़ी में, लेकिन इसका एक पद बढ़ा दिया, जीजी बना दिया। मतलब सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर था। अब सब ये ऐसा ही रह गया, सब इंस्पेक्टर, यो भी ऐसा ही रह गया, चेन्नई वाले यो हो गया इंस्पेक्टर। तो सीधी सी बात है, दोनों के दोनों पहले तीनों तो दोस्त थे, हाँ भाई क्या चल रहा है, ऐसे बोलता। और अब इंस्पेक्टर बनते क्या होगा कि यार अरे सर जी, अच्छा सर ठीक है सर, जय हिंद साहब, चाहे बाहर निकल गया यार, तू इंस्पेक्टर से जो इंस्पेक्टर बन गया, लेकिन कानून की गनीमा के सामने तो जय हिंद साहब, समझ गए। तो इसको ये जी थे और ये जी हो गए, किसके तहत? धीरे धीरे बड़ा कर रही है, अपनी रूप ला रही है। तो बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल हो गया। ये कौन था पहला गवर्नर जनरल? बंगाल का। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, सब हिस्ट्री का टॉपिक है। वॉरेन हेस्टिंग, क्लियर। दूसरे नंबर पे इसने क्या काम करा? 1773 के क्वेश्चन देखिए ध्यान से। रेगुलेटिंग एक्ट में महारानी ने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का, कलकत्ता में, बंगाल के अंदर ही, ठीक। न्यायपालिका, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर बंगाल में किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को होती है, विवाद उत्पन्न होता है, तो वो मुगल के पास ना जाए, वो हमारे पास आ जाए यहाँ के लोग, और हम उसका निपटारा करेंगे। इसका मतलब हम मुगल बड़ा नहीं, अब हम बड़े हो रहे हैं, समझ गए। व्यापारियों के हेड के पास ना जाए, हमारे पास आए। जो तुम न्याय किससे मांगने जाओगे? राजा से? सीधी बात है, तो महारानी का दिमाग चल रहा है। तो इसलिए इसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, उसमें एक्ट मतलब जो महारानी ने कागज भेजा था, कहाँ? भारत, 73 में, वो लिखा था उस पर कागज पे, उसमें ये भी लिखा था कि भाई 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। क्या 1773 में 1773 में सुप्रीम कोर्ट को ये संरचना भेजी गई? क्या एकदम ही बन गई, रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी? नहीं। तो 1773 में भेजी अवधारणा, सोच, थॉट्स, लेकिन 1774 में बना सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखे, क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और सुप्रीम कोर्ट चालू हो गया। यहाँ पर 4 जज इसके अंदर थे, 1+3। 1 था इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ये था लॉर्ड एलिजाइन पे, और 3 थे हेम्बर्ट, हाइड, इस तरीके से ये आपके 3 अलग थे। ये लिखे हुए भी हैं और मिल जाएंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य है, महारानी ने क्या काम करा इसी के अंदर? 3 हो गए, गवर्नर जनरल, इसको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
मतलब कुछ लोगों का समूह होगा इंस्पेक्टर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यार ये CTO, हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, इसमें कुछ लोग बैठा दिए। इसका क्या काम था? इन समूह का, इस ग्रुप का काम ये था कि जो भारत में व्यापारिक कंपनीज ने भेजी, देखो फोकस करो, उसके दोनों प्रकार के मामलों की जांच, मतलब बिजनेस की भी और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये का क्या काम करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, फोकस कीजिए मेरी बात को, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के मामले में और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में क्या कर रही है, ये जानकारी देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों की, इसकी बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले किसके? हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये जानकारी यहाँ से सारी पहुँचाएगा इंग्लैंड, क्योंकि पता लगेगा कर क्या रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा ये कर रही। तो ये 3 चीज़ इसने स्थापित कर दी। समझ में आ रहा है क्या बताया था? कंपनी के शासन इन द मीन्स इसको उखाड़ फेंकना किसके द्वारा? इंग्लैंड के महारानी के द्वारा। पहले ही एक्ट में क्लियर हो रहा, मुझे आगे की जरूरत नहीं, मैंने लिखे थे 1773 से 1858। अब अगला लिखूंगा, फोकस कर लेना, वही फोकस आएगा ना, ये तो मुझे बता देना, ये कोई मैंने अपने पास से तो बताया नहीं, लिखा हुआ उससे निकाला निचोड़, क्यों उससे निचोड़ निकाला, लिखा हुआ उसके अंदर। चलो इनके से निकाले, सोच मेरी है, बाकी सब देखते रहिए, याद करना, फोकस हो जाता ना यहाँ से यहाँ तक, यही पढ़ना भाई, 1757 से 1857 तक महारानी जितनी भी एक्ट भेजेगी उसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे कंपनी को भगाऊं, बस ये देखना। चले, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया गया। ये खबरें भेज रहा था चुपचाप इंग्लैंड की महारानी, ये कर रहे हैं, अब क्या